जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर। आई एम धीरज प्रजापति। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टेल यू निगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट टेंस। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहे दोस्तों। आज हम आपको बताने वाले हैं प्रेजेंट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। जैसा कि आपने इसके पहले पढ़ा है अफर्मेटिव सेंटेंस, अब आप पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, जिसमें एक मनाही की बात की जाती है, इसे मना किया जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए इस वाक्य को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर नकारात्मक वाक्य आता है तो कैसे इसका अनुवाद करेंगे। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इस पर आपका फ्री में पूरा कोर्स कराया जा रहा है इंग्लिश ग्रामर का, तो आप घर बैठे फ्री में इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ध्यान दीजिए। आप पढ़े हैं प्रेजेंट टेंस। जैसा कि आपको बताया गया प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का होता है। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको बार बार पढ़ना ना पड़े, एक बार में वीडियो देखकर आपका अच्छे से तैयार हो जाए। जो मैं बोलता हूं उस पर आप ज्यादा फोकस किया करिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया टेंस 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो सबसे पहला आप पढ़ रहे हैं टेंस के अंतर्गत प्रेजेंट टेंस। टेंस का पहला लड़का कौन है? प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्तमान काल। वर्तमान काल के बारे में आप पढ़ रहे हैं जिसका पहचान है हूं हो। यदि वाक्य के अंत में है हूं हो आए तो वो क्या होता है? प्रेजेंट टेंस होता है। अर्थात अब प्रेजेंट टेंस के 4 भी लड़के हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस के भी कितने लड़के हैं? 4 लड़के हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जिसमें से आप पहले लड़के के बारे में पढ़ रहे हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आपने पढ़ा है अफर्मेटिव सेंटेंस। अब आपको हम पढ़ा रहे हैं निगेटिव सेंटेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया प्रत्येक टेंस के अंतर्गत आपको 4 सेंटेंस पढ़ने होंगे, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। ये 4 सेंटेंस आपको प्रत्येक टेंस के अंतर्गत पढ़ना है। तो आपको इतना विधिवत तरीके से मैं समझा दूंगा कि अब आपको दोबारा टेंस पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आप बने रहिए मेरे साथ। चलिए हम आपको बताते हैं। यहां पे देखिए, सबसे पहले जो भी सेंटेंस पढ़ेंगे हर टेंस के अनुसार उसका एक नया रूल होता है। मैंने आपको शुरू में 6 फार्मूला बताया था। यदि आप 6 फार्मूलों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो टेंस आपके लिए हवा है। ठीक है, अभी आप समझा देंगे हम आपको 6 फार्मूले, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे। जैसे जैसे मैं आपको यहां पे टेंस कराऊंगा आपको 6 फार्मूला क्लियर हो जाएगा। यदि आप उस 6 फार्मूले के मदद से किसी भी प्रकार के टेंस आपके सामने आ जाते हैं, किसी प्रकार का अनुवाद आपके सामने आ जाता है तो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है दोस्तों, बड़े बड़े अनुवाद आप सॉल्व कर लोगे आसानी से। पहले आप समझते चलिए रूल को। ठीक है, अभी अफर्मेटिव में आपने पढ़ा उसमें यस या ईएस लगा देते थे वर्ब में और कुछ नहीं करते थे। कर्ता के एकवचन होने पर यस या यस का प्रयोग करते थे, कर्ता के बहुवचन होने पर यस या यस का प्रयोग नहीं करते थे। लेकिन अब यहां पर ऐसा नहीं है। एक नया सहायक क्रिया यहां पे प्रयोग होगा, हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होगा, डू नॉट एंड डज नॉट। ठीक है, चलिए देखते हैं डू नॉट और डज नॉट कब प्रयोग किया जाएगा। तो मैंने यहां पे पहले रूल लिखा रखा है, आपने नोटबुक में रूल को लिखिए। ठीक है दोस्तों, और हां मैं आपको एक बात बताना चाहता था, अभी याद आया मुझे। आप मीनिंग को तैयार कर लीजिए। अगर आपकी वीकनेस मीनिंग है, बहुत सारे बच्चों का वीकनेस होता है, उनका मीनिंग कमजोर होता है। ठीक है, तो मीनिंग यदि आप नहीं तैयार कर पा रहे हो, आपके पास बुक नहीं है मीनिंग की, तो आप मुझे बताइए। मैं डेली आपको एक जो यूज होने वाले मीनिंग है ग्रामर में, अधिकतर पूछे जाते हैं ग्रामर में, स्पीकिंग में बोले जाते हैं मीनिंग, वो मैं आपको लिखा दूंगा। ठीक है, कमेंट में बताएंगे तब। ठीक है, अगर आप कमेंट में मुझे बताएंगे आपको मीनिंग की आवश्यकता है जो डेली यूज होते हैं, ठीक है, तो मैं बेसिकली मीनिंग जो होते हैं उसको मैं लिखा दूंगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां निगेटिव सेंटेंस का सबसे पहले हम रूल देखेंगे। निगेटिव सेंटेंस मींस होता है नकारात्मक वाक्य। ठीक है दोस्तों, मीनिंग जरूर तैयार करिएगा। ठीक है, जिस तरीके से आपके जीवन के लिए ऑक्सीजन आपको जरूरत है, उसी तरीके से इंग्लिश ग्रामर या स्पीकिंग सीखने के लिए आपको मीनिंग की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर आपने आपको बेस्ट करना चाहते हैं इंग्लिश ग्रामर में तो मीनिंग को आप तैयार जरूर करें। तो चलिए देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस मींस होता है नकारात्मक वाक्य अर्थात निषेधात्मक वाक्य। यहां पर क्या होता है कि मना किया जाता है, उसमें नकारात्मक वाक्य आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अभी वाक्य जब आप सॉल्व करेंगे, वाक्य को अनुवाद, जिसका वाक्य का ट्रांसलेशन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले रूल नंबर हम फर्स्ट को देखते हैं, नकारात्मक में क्या क्या हो सकता है। ठीक है, देखिए जब वाक्य में नहीं शब्द आए,
ध्यान दीजिएगा, जब वाक्य में नहीं शब्द आए तो कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया डू नॉट एंड डज नॉट का प्रयोग करते हैं। जब वाक्य में नहीं शब्द आएगा तो कर्ता के अनुसार, कर्ता मतलब कर्ता दो प्रकार का होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर का मतलब एक वचन कर्ता, प्लूरल का मतलब बहुवचन कर्ता। इंग्लिश में दो ही प्रकार के कर्ता होते हैं, दो ही प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं, एक वचन बहुवचन, अर्थात सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है, तो एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया डज और बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया डू का प्रयोग होगा, और नहीं शब्द रहेगा तो उसके साथ नॉट लग जाएगा। अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया, का प्रयोग करते हैं। अब दूसरा रूल है इसका, देखिए मैंने यहां पे 4 से 5 रूल लिखा रखे हैं, ये आपको समझाने के लिए मैं लिखाता हूं, चाहता तो इसको एक स्टोरी की तरह लिख देता, लेकिन मैं पॉइंट बाय पॉइंट करके लिखा रहा हूं, इसलिए ताकि आपको विधिवत तरीके से समझ में आ जाए और दोबारा आपको ग्रामर पढ़ने की जरूरत ना पड़े। लाइफ टाइम ये आपको याद रहेगा अगर आप इस चैनल के माध्यम से पढ़ते हैं तो। ठीक है, देखिए दोस्तों, दूसरा है आपका एक वचन कर्ता। एक वचन कर्ता कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट या किसी का नाम आ जाए तो ही, सी, इट या नेम होने पर सहायक क्रिया यहां पे किसका प्रयोग करते हैं? डज नॉट। मैंने आपको बताया जब एक वचन कर्ता आता है, एक वचन कर्ता कौन से होते हैं? ही होता है, सी होता है, इट होता है और किसी का नेम आता है, तो वहां पे हम सहायक क्रिया किसका प्रयोग करेंगे? डज नॉट का प्रयोग करेंगे, DOES, ठीक है, NOT, डज नॉट का प्रयोग करते हैं। अभी पूरा मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है, अच्छे से। अब देखिए तीसरे पॉइंट को देखिए, यदि बहुवचन कर्ता हो, बहुवचन कर्ता का मतलब I, we, you, they, बहुवचन कर्ता होने पर हम सहायक क्रिया किसका प्रयोग करते हैं? डू नॉट का प्रयोग करते हैं। एक वचन कर्ता होगा तो डज नॉट, बहुवचन कर्ता होगा तो डू नॉट। देखिए डू नॉट, डू नॉट। अब समझिए, इसके पहले आपने पढ़ा था अफर्मेटिव सेंटेंस, तो उसमें एस या ईएस लगाना पड़ता था, लेकिन एस या ईएस यहां पर भी लग रहा है, वो आपको लगी लगान मिल जा रहा है, पहले से ही फिट किया हुआ मिल जा रहा है। जैसे देखिए, अगर हम यहां पे ईएस जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जा रहा है? डज नॉट। डू नॉट, डू नॉट, दोनों पहले से डू नॉट थे, लेकिन हमें यस या यस लगाना पड़ता था अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो निगेटिव सेंटेंस में भी तो लगाना पड़ेगा। तो निगेटिव सेंटेंस में एक नई प्रक्रिया है इसमें दोस्तों, क्या है? पहले से ही जोड़ दिया गया है, डू के साथ ईएस जोड़ दिया गया है, और एक को बहुवचन होने पर, जैसा कि मैंने आपको बताया था अफर्मेटिव सेंटेंस में कि जब कर्ता बहुवचन में रहेगा, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा, तो आपको क्या करना होता था? यस या यस नहीं लगाना होता था। तो यहां पर देखिए यस या यस नहीं लगाया गया, एक में यस लगा दिया गया। ठीक है, तो ये पूर्ति कर दे रहा है अफर्मेटिव सेंटेंस का, बगल में नॉट लग जा रहा है। क्लियर हो गया? चलिए आते हैं चौथे पॉइंट पर। चौथा काफी इंटरेस्टेड है, थोड़ा यही कंफ्यूजन होता है बच्चों को, उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। बोला यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द आए, कभी नहीं, एक भी नकारात्मक है, जैसे वह क्रिकेट नहीं खेलता है और वह क्रिकेट कभी नहीं खेलता है, तो इन दोनों वाक्यों में थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा अंतर क्या है? वह क्रिकेट नहीं खेलता है और वह कभी नहीं खेलता, मतलब वो जिंदगी में कभी नहीं खेलता, ठीक है, लेकिन वह नहीं खेलता है, इसका मतलब कि थोड़ी नहीं है कि वो नहीं खेलेगा, खेल सकता है, लेकिन कभी नहीं खेलता है, तो इसका मतलब वह क्रिकेट नहीं खेलता। ठीक है, लेकिन दोनों का अर्थ नकारात्मक ही है। यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द आए तो उसके लिए हम किस वर्ड का प्रयोग करते हैं? नेवर का प्रयोग करते हैं। अगर नहीं शब्द आएगा वाक्य में तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? नॉट का। लेकिन अगर वाक्य के बीच में कभी नहीं आ जाएगा तो उसके लिए हम नेवर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अभी समझते चलिए, का प्रयोग करते हैं और कर्ता के अनुसार क्रिया में यस या ईएस जोड़ देते हैं। जब कभी नहीं शब्द आएगा तो हमें एस या ईएस का प्रयोग करना पड़ेगा, अर्थात हमें अफर्मेटिव में चले जाना होगा, जैसा कि आपने अफर्मेटिव सेंटेंस में पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, उसी के अनुसार अब हम क्या करेंगे? जब कभी नहीं शब्द आ जाएगा तब हम सॉल्व करेंगे। अभी आपको एग्जांपल में कराऊंगा, एग्जांपल जैसे ही कराऊंगा सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। ठीक है, कभी नहीं शब्द आने पर डू नॉट तथा डज नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। ध्यान दीजिए, मैंने क्या बताया? जब कभी नहीं शब्द अर्थात नेवर शब्द आ जाएगा तो आपको एस या एस का प्रयोग करना है, कर्ता के अनुसार करना है। कर्ता एक वचन रहेगा तो एस या एस का प्रयोग करना है, कर्ता बहुवचन हो जाएगा तो एस या एस का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, कभी नहीं शब्द आने पर डू नॉट
और डज नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा, सिर्फ नहीं शब्द आएगा वाक्य के बीच में, तभी आपको डू नॉट एंड डज नॉट का प्रयोग करना है। क्लियर हो गया यहां तक। फिर देखिए सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। और मैंने पांचवा नियम लिख दिया है, शेष नियम अफर्मेटिव सेंटेंस के जैसा रहेगा। अर्थात ये 4 रूल जो थे इस निगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत रहेंगे। और पांचवा जो रूल मैंने बता दिया है, जो आप इसके पहले सेम टू सेम अफर्मेटिव में पढ़ के आ रहे हो, वही प्रक्रिया वो रहेगा। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस में भी। ठीक है, यहां तक आपको उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोटबुक में आप इसे लिखने का प्रयास करो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है और अपने नोटबुक में आप इसको लिख भी दिए। अगर आप चाहते हैं आपको अब दोबारा इंग्लिश नहीं पढ़ना पड़े, इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़ना पड़े, तो आप नोटबुक जरूर बनाइएगा। नोटबुक बनाने से आपको काफी हेल्प मिलेगा दोस्तों। अब आपको बार बार वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, एक बार वीडियो देख लेंगे, नोटबुक बना लेंगे, और जो भी आपको कंफ्यूजन होगा अपने नोटबुक में पलट के देख लेंगे, तो आपको सब मैटर क्लियर हो जाएगा। फिलहाल अब नोटबुक भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको यहां पे बार बार समझा दिया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसके स्ट्रक्चर, इसके कुछ एग्जाम्पल को हम यहां पर देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों स्ट्रक्चर, इसका हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर समझने के बाद हम यहां पर आपको कुछ एग्जाम्पल करा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा थोड़ा ध्यान से देखिएगा। स्ट्रक्चर ही इसका मुख्य होता है। ठीक है, अगर आप स्ट्रक्चर को समझ जाएंगे तो आपको अनुवाद करना काफी सिंपल लगने लगेगा। ठीक है, चलिए स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर होगा क्या। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहां पे हमने आपको पहला फार्मूला बताया था क्या दोस्तों, SHVV। ठीक है, ये किसके लिए होता था, सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। ठीक है, दूसरा फार्मूला होगा SHV नॉट V। ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, SHV नॉट V, अर्थात ये क्या हो जा रहा है, अब ये हो जा रहा है निगेटिव सेंटेंस के लिए, क्योंकि यहां पे नकारात्मक शब्द जुड़ चुका है नॉट। तो इसी के अनुसार हम स्ट्रक्चर बना लेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर देखिए टेंस के अनुसार बनाया जाता है। सभी टेंसों में क्या होता है, सहायक क्रिया अलग अलग प्रयोग किया जाता है। अगर आपको यह पता चल जाए कि कौन से टेंस में कौन सा सहायक क्रिया प्रयोग किया जाता है, तो आप ये 6 स्ट्रक्चर रखकर सभी टेंसों को आसानी से स्ट्रक्चर बना सकते हैं और अनुवाद उसका आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए देखिए इसके मदद से हम, ये दूसरा स्ट्रक्चर है, जैसा कि आपको टेंस के बताया गया था, टेंस जब पढ़ा रहा था मैं, टेंस के पार्ट में मैंने आपको बता दिया था 6 स्ट्रक्चर। तो दूसरा स्ट्रक्चर निगेटिव के लिए यूज होता है, अर्थात एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट प्लस HV का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, अब ध्यान दीजिए स्ट्रक्चर थोड़ा बताने से पहले यहां पे मैं 2 स्ट्रक्चर बनाऊंगा। पहला स्ट्रक्चर क्या होगा उसको आप ध्यान दीजिए। पहला स्ट्रक्चर होगा जब वाक्य के बीच में नहीं शब्द आए। ठीक है, जब वाक्य के बीच में नहीं शब्द आए तो क्या फार्मूला होगा, ध्यान दीजिए, आए तो देखिए दोस्तों, जब वाक्य के बीच में नहीं शब्द आएगा तो फार्मूला आपका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज, दोनों में से एक का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, डू या डज, और उसके बाद आप नॉट लगाएंगे जब वाक्य के बीच में नहीं शब्द आएगा। तो क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस HV का मतलब हेल्पिंग वर्ब, इसमें डू या डज का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें सहायक क्रिया किसका प्रयोग किया जा रहा है, डू या डज का, लेकिन नहीं शब्द होने पर क्या लग जाता है, नॉट। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का पहला फॉर्म, प्लस क्या होता है उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, प्लस ETC जो लास्ट में बचेगा उसको सेम टू सेम आपको लिख देना होता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों पहला फार्मूला, जब वाक्य के बीच में क्या आ जाए, नहीं शब्द आ जाए। अब दूसरे फार्मूले को थोड़ा समझिए, जब वाक्य के बीच में कभी नहीं शब्द आए। ठीक है, यहां पे दूसरा फार्मूला हम लिखते हैं, जब वाक्य के बीच में कभी नहीं शब्द आए, कभी नहीं शब्द आए, तो यहां पे 2 कंडीशन होता है। एक होता है कि एक वचनकर्ता के साथ यस या यस लगाना है, बहुवचनकर्ता के साथ यस या यस नहीं लगाना है। तो पहले इसका फार्मूला आप देख लीजिए। जब वाक्य के बीच में नहीं शब्द आएगा तो यहां पे डू और डज का प्रयोग करेंगे सहायक क्रिया में, और वहां पे बगल में नॉट लगा देंगे। लेकिन अगर बीच में कभी नहीं शब्द आ जाएगा तो आप लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस
नेवर। ठीक है, अब यहां पर सहायक क्रिया नहीं लगेगा। अगर वाक्य के बीच में कभी नहीं शब्द आ जा रहा है तो आप क्या करेंगे, डू या डज का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, नेवर प्लस एस या ईएस अब लगेगा कर्ता के अनुसार। अगर कर्ता एक वचन है तो एस या ईएस लगेगा, कर्ता बहुवचन है तो एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और सॉरी दोस्तों यहां पे क्या होगा, वर्ब होगा तब एस या ईएस होगा, क्योंकि वर्ब में ही तो लगेगा। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी हो जाएगा। ठीक है, आप यहां देखिए डू या डज नॉट, फिर वर्ब लिखेंगे, ऑब्जेक्ट वहां पे इस तरह से लिखेंगे, और वर्ब में एस या ईएस लगेगा इसलिए वर्ब को पहले करिए। ठीक है, इस तरीके से ये दूसरा फार्मूला आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे दो फार्मूला आपके सामने निकल के आ गए हैं, जब नहीं शब्द आएगा और जब कभी नहीं शब्द आएगा। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल हम यहां पे आपको कराते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल हम यहां पर देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कैसे कैसे होते हैं उसको हम यहां पे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं यहां पे देख एक आपको वाक्य कराता हूं, जैसे मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूं, याद नहीं करता हूं, मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूं। अब ध्यान दीजिए, इसका हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, इसका इंग्लिश में अनुवाद कैसे होगा। वाक्य तो आपके सामने मिल गया है। सबसे पहले मैंने आपको यह भी बता दिया है कि अगर आपके सामने वाक्य आ जाते हैं, कोई भी वाक्य, तो ये तो वीडियो चल रहा है आपका, आपके सामने पता चल रहा है कि कौन सा टेंस चल रहा है, कौन सा टेंस का कौन सा सेंटेंस है, यहां तो आपको क्लियर है कि पता चल जा रहा है। लेकिन आपके सामने अगर आपसे कोई पूछ रहा है, ठीक है, या कोई एग्जाम आप दे रहे हो जिसमें आपके सामने बहुत सारे वाक्य दिए गए हैं, कोई टेस्ट आप दे रहे हो, तो आप इतना याद रखेंगे, सबसे पहले आप वाक्य को पढ़ेंगे। ठीक है, आप इस ट्रिक को समझो, मैं जितना बोलता हूं उसको आप फॉलो करो, इससे ज्यादा काम करेगा मेरे बोलने वाला। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं ये वर्ड आपको ज्यादा सूट करेगा। तो आप ये ध्यान दीजिए कि सबसे पहला काम होगा कि आप वाक्य को पढ़ जाओ। वाक्य को पढ़ेंगे तो चलिए हम वाक्य को पढ़ लेते हैं। मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूं, मैंने वाक्य को पढ़ लिया। अब आप वाक्य को पढ़ने के बाद ये सोचिए कि कौन सा टेंस है। तो चलिए हम ये सोच लेते हैं, ये क्या है, लास्ट में है हूं हो आया है, तो क्लियर हो गया है प्रेजेंट टेंस है। आपको पता चल गया ना कि अगर वाक्य के अंत में है हूं हो आए तो कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस। अब बात आती है प्रेजेंट टेंस के 4 लड़के हैं। अब इन 4 प्रकारों में से कौन सा टेंस हो सकता है। तो जैसा कि आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान होता है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हूं, ता हूं आए, तो वो क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, ता हूं, अर्थात इससे यह क्लियर हो जा रहा है कि यह क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत हमें 4 सेंटेंस पढ़ने होते हैं। पहला अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव और चौथा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो हम यहां पर देखेंगे कौन सा सेंटेंस है। तो मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूं, मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूं, तो वाक्य में क्या आ रहा है, निषेधात्मक शब्द आ रहा है, अर्थात नकारात्मक शब्द आ रहा है। जब नकारात्मक शब्द आ जाएगा अर्थात कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। जब निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा तो मैंने आपको वहां पे 2 स्ट्रक्चर बता रखे हैं। पहला स्ट्रक्चर होगा कि जब वाक्य के बीच में नहीं शब्द आए, और दूसरा होगा जब वाक्य के बीच में कभी नहीं शब्द आए। तो यहां पर आ रहा है नहीं शब्द, तो नहीं शब्द आ रहा है तो पहले स्ट्रक्चर पर जाएंगे। ठीक है, और बात आती है कि कौन, क्या, कहां। कौन बोलेंगे तो हमें सब्जेक्ट मिल जाएगा, क्या कर रहा है, पाठ याद करना, वो मिल जाएगा, कहां कर रहा है या कैसे बोलेंगे तो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। यही हमें 3 ढूंढना होता है। ठीक है, कौन अपना पाठ याद नहीं कर रहा है, हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब आपको पता चल जाता है तो अनुवाद आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं अपना पाठ नहीं याद करता हूं,
कौन, देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट का लिखते हैं। स्ट्रक्चर में क्या है, जब वाक्य के बीच में नहीं शब्द आए तो हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। तो कौन याद नहीं करता है, मैं नहीं याद करता हूं, अर्थात सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मैं का स्पेलिंग आई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूं तो सब्जेक्ट हो गया आई। अब बात आती है डू या डज, दोनों में से किसी एक सहायक क्रिया का प्रयोग करना होता है। अब इसको कैसे क्लियर करेंगे, तो मैंने बताया है जब ही, सी, इट या किसी व्यक्ति का नाम आ जाएगा तो वहां पे हम सहायक क्रिया डज का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गया, ही, सी, इट या नेम आएगा तो हम क्या करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। बाकी अन्य कर्ता आता है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, डू का। तो अर्थात आई के साथ सहायक क्रिया क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा। ठीक है, आई डू। अब उसके बाद आप नॉट लिखेंगे तो नहीं की स्पेलिंग लिखेंगे क्या, नॉट, आई डू नॉट। अब आती है वर्ब, तो वर्ब क्या है, याद करना। याद करना को हम देखिए क्या नहीं करता, आप क्या बोलेंगे तो हमें वर्ब मिल जाएगा, हमें चाहिए क्या, वर्ब। अगर आप वर्ब नहीं ढूंढ पाते हो तो ये सोचो कि क्या नहीं कर रहा है, मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूं, तो मैं क्या नहीं करता हूं, अपना पाठ याद करना, याद नहीं करता हूं, मैं क्या करता हूं, याद नहीं करता हूं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आई डू नॉट याद क्या हो जाएगा, लर्न। ठीक है, अब यहां पे यस या यस नहीं जोड़ा जाएगा। मैंने आपको बताया कि ये डू नॉट इसीलिए लग रहा है ताकि यस या यस आपको जोड़ना ना पड़े। ठीक है, तो आई डू नॉट लर्न। अब क्या, अपना पाठ, तो आई के साथ अपने के लिए ध्यान दीजिए, मैं का अपने के लिए क्या होता है, माई। मैं अपना पाठ नहीं याद करता हूं, अर्थात क्या हो जाएगा, आई डू नॉट लर्न माई, पाठ का क्या होता है, लेसन। तो यहां पे हो जाएगा आपका आई डू नॉट लर्न माई लेसन। क्लियर हो गया यहां तक। चलिए एक दो एग्जांपल और करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा किस तरीके से करना है। जैसे लिखिए आप, मीरा शहर में नहीं रहती है, नहीं रहती है। अब ध्यान दीजिए, यहां पर आपके सामने अनुवाद आया, मीरा शहर में नहीं रहती है। मीरा शहर में नहीं रहती है, नहीं रहती है, ये अभी आप डिपेंड करता है। ये तो क्लियर हो गया कि नकारात्मक वाक्य, लेकिन हमें टेंस पकड़ना होगा कि कौन सा टेंस है। वाक्य के अंत में ती है आ रहा है, ता है, ती है, ते हो, ताहू आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो इससे यह क्लियर हो गया कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मैंने रूल बता दिया, दो रूल, कभी नहीं शब्द आए और नहीं शब्द आए। तो यहां पर आ रहा है नहीं शब्द, तो नहीं शब्द आता है तो अर्थात सबसे पहले में सब्जेक्ट को ढूंढना होता है। तो सब्जेक्ट का मतलब कौन बोलने से हमें सब्जेक्ट मिल जाता है। तो मीरा शहर में नहीं रहती है, कौन नहीं रहती है, मीरा नहीं रहती है, तो अर्थात यहां पर क्या हो जाएगा, मीरा। सब्जेक्ट हमें मिल गया, सब्जेक्ट कौन है, मीरा है, अर्थात मीरा शहर में नहीं रहती है, तो मीरा सब्जेक्ट मिल गया। सब्जेक्ट के बाद हमें डू या डज का प्रयोग करना होता है। तो मैंने बताया ही, सी, इट या किसी का नेम आ जाए तो हम किसका प्रयोग करते हैं, डज का। और बाकी कोई सब्जेक्ट आता है, अन्य सब्जेक्ट आता है, अदर सब्जेक्ट आता है तो हम डू का प्रयोग करते हैं। तो ही, सी, इट नहीं आया लेकिन नेम तो आया है। मीरा किसी व्यक्ति या किसी महिला का नाम ही है ना, तो नेम है तो उसके साथ क्या लग जाएगा, डज। तो मीरा क्या हो जाएगा, डज। देखिए मीरा एक वचन करता है, इसके पहले आप अफर्मेटिव सेंटेंस में जब एक वचन करता होता था तो आप एस या एस का प्रयोग करते थे। तो यहां पर क्या हो रहा है, एक वचन करता है तो पहले से ही डू में जो सहायक क्रिया है उसी में ईएस जोड़ दिया गया है। ठीक है, डू में ही ईएस जोड़ दिया गया है। तो मीरा डज, उसके बाद आप क्या लिखते हैं, नहीं शब्द की स्पेलिंग क्या, नॉट। मीरा डज नॉट। अब क्या नहीं करती है, वह शहर में नहीं रहती है, यानी कहां नहीं रहती है, कहां बोलने से ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, शहर इसमें क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और रहना क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। क्या नहीं करती है, उसका काम है वो रहती नहीं है। ठीक है, तो हो जाएगा मीरा डज नॉट
क्या, लिव मीन्स रहना, ठीक है, लिव मीन्स रहना। मीरा डज नॉट लिव, कहां नहीं रहती है, शहर में, तो इन द सिटी या इन सिटी आप लिख सकते हैं। द का प्रयोग मैंने बताया कि वाक्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए यहां पर हम करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मीरा शहर में नहीं रहती है, मीरा डज नॉट लिव इन द सिटी। क्लियर हो गया दोस्तों। ये तो आपने कर लिया, नहीं शब्द आएगा तो बहुवचन वाला भी देख लिया और सिंगुलर शब्द अर्थात एक वचन वाला भी कर्ता के साथ आपने देख लिया। अगर वाक्य के बीच में कभी नहीं शब्द आए तो कैसे करेंगे, तो चलिए एक दो अनुवाद हम आपको बता देते हैं। अगर कभी नहीं शब्द आए तो चलिए यहां पर देखते हैं। अगर हम दे दें यहां पे श्याम कभी नहीं झूठ बोलता है, श्याम कभी नहीं झूठ बोलता है। यहां पे वाक्य आपको मिल गया है कभी नहीं, ठीक है। लेकिन आप वाक्य पहचान ले रहे हो कि कौन से टेंस का है, वाक्य के अंत में ता है आया है, अर्थात क्लियर हो गया है कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन वाक्य के बीच में कभी नहीं शब्द आ गया है। कभी नहीं शब्द आने का मतलब इससे यह भी क्लियर हो जा रहा है कि यह नकारात्मक शब्द है, वाक्य है, अर्थात निगेटिव सेंटेंस है। और निगेटिव सेंटेंस का दूसरा फार्मूला यहां पे यूज होगा। दूसरा फार्मूला क्या होगा दोस्तों, जब वाक्य के बीच में कभी नहीं शब्द आएगा तो वहां पे हम किसका प्रयोग करते हैं, नेवर का, और यहां पे कोई भी सहायक क्रिया प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। अर्थात हम यहां पे लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट। देखिए इसमें भी क्या लिखा जाता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट कौन है यहां पे, ध्यान दीजिए, श्याम कभी नहीं झूठ बोलता है। कौन झूठ नहीं बोलता है, श्याम नहीं बोलता है। तो कर्ता हमें मिल जा रहा है क्या, श्याम। कौन शब्द का आप उच्चारण करेंगे तो आपको कर्ता मिल जाएगा, ठीक है, श्याम। अब क्या लिखेंगे आप, नेवर, कभी नहीं की स्पेलिंग लिखेंगे, श्याम नेवर। उसके बाद क्या लिखते हैं, वर्ब। तो श्याम क्या नहीं करता है, क्या बोलने से हमें वर्ब मिल जाता है। मैंने यहां पे लिखा है क्या बोलने पे हमें वर्ब मिल जाता है। तो क्या नहीं करता है, वह बोलता नहीं है, क्या, झूठ। तो श्याम नेवर टेल, टेल मीन्स होता है बोलना, ठीक है, टेल। लेकिन यहां बताया ना कि श्याम एक वचन होगा तो वर्ब में यस या यस जोड़ देंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन इसमें यस या यस जोड़ देंगे। अब बात आती है एस और यस कब जोड़ा जाता है। जैसा कि आपको पता है ओ सी एच एस एच, ध्यान दीजिएगा, ओ सी एच एस एच एस डबल एस एक्स आता है वाक्य के अंत में तो हम ईएस जोड़ते हैं, कर्ता एक वचन में रहेगा तब। लेकिन यहां पर कर्ता एक वचन में है और वर्ब के अंत में ओ सी एच एस एच एस डबल एस एक्स नहीं आया है। देखिए वर्ब के अंत में क्या आया है, एल आया है। जब इतना नहीं मिला पूरा तो सिर्फ हमें जोड़ना क्या होगा, एस जोड़ना होगा। अर्थात हम यहां पे क्या कर देंगे, श्याम नेवर टेल्स, और झूठ बोलना क्या होता है, अ लाई, लाई मीन्स झूठ बोलना, ठीक है। तो यहां पे अ लाई कर देंगे, ठीक है, श्याम नेवर टेल्स अ लाई। क्लियर हो गया दोस्तों। नेवर वाला आप सिंगुलर सब्जेक्ट में देखो, अर्थात एक वचन में देखो, एक हम बहुवचन में देख देते हैं आपको, ठीक है। चलिए, तुम बाजार कभी नहीं जाते हो, ठीक है। देखिए सिंपल सिंपल वाक्य करा रहा हूं ताकि आपका जो भी कंफ्यूजन हो वो दूर हो जाएंगे। अगर आप बोलेंगे तो मैं देखिए जैसे प्रेजेंट टेंस समाप्त तो होगा तो सभी सेंटेंसों को मिलाकर मैं आपको लंबे लंबे वाक्य का सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है, उसका ट्रांसलेशन बताऊंगा। पहले आप छोटे छोटे वाक्य करने सीख जाओगे तो बड़े वाक्य आप आसानी से कर लोगे। देखिए तुम बाजार कभी नहीं जाते हो, अंत में आ गया ते हो, अर्थात क्लियर हो गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कौन सा सेंटेंस है, न कभी नहीं शब्द आ गया, इससे यह भी क्लियर हो गया कि निगेटिव सेंटेंस है। और निगेटिव सेंटेंस में दो मैंने फार्मूला लिखा रखे हैं, एक नहीं शब्द आए और एक कभी नहीं शब्द आए। तो कभी नहीं शब्द आए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नेवर का प्रयोग करते हैं, लेकिन सबसे पहले लिखते हैं क्या, सब्जेक्ट। तो यहां पे तुम बाजार कभी नहीं जाते हो,
कौन नहीं जाता है, कौन बोलने से हमें सब्जेक्ट मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि हमें सबसे पहले सब्जेक्ट ही लिखना होता है। फार्मूला आप देख रहे हो ना, फार्मूले में सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो कौन नहीं जाता है, तुम नहीं जाते, अर्थात तुम का स्पेलिंग हो जाएगा यू, तुम, ठीक है। उसके बाद हमें लिखना होता है कभी नहीं की स्पेलिंग नेवर, ठीक है, तो यहां पे मीनिंग लिख देंगे हम नेवर, यू नेवर। अब क्या करना है, वर्ब लिखना होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो तुम क्या नहीं करते हो, क्या बोलने से हमें वर्ब मिल जाएगा, तो जाता नहीं है, क्या करता है, नहीं जाता है, तो क्या हो जाएगा, यू नेवर गो। अब बात आती है गो की, जब नेवर आता है तो हम यस या यस जोड़ते हैं, ठीक है, लेकिन कर्ता को देखते हुए ओ तो मिल जा रहा है, क्लियर है, ओ आता है लास्ट में तो यस जोड़ते हैं, ठीक है, लेकिन यहां पे कर्ता बहुवचन है, आई वी यू दे, या एक से अधिक पर्सन आपको दिख जाएंगे तो आपको एस या यस वर्ब में नहीं जोड़ना है। तो यू नेवर गो और सिर्फ टू लिख देंगे आप, गो टू, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। तो यू नेवर गो टू मार्केट हो जाएगा, यहां पे क्लियर हो गया दोस्तों, समझ में आ गया। अगर ऐसे वाक्य आपके सामने आएंगे तो आप अनुवाद आसानी से कर लोगे, मुझे उम्मीद है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से यह समझ में आ गया, ठीक है। अगर आप कहें तो हम बड़े बड़े वाक्य भी कराना आपको सिखा दूंगा। चलिए एक बड़ा वाक्य मैं आपको यहां पे बना के देता हूं, देखते हूं किस तरीके से, आपको पहले समझाता हूं, ठीक है, एक वाक्य समझाता हूं, उसका तो मैं आपको यहां पे कमेंट करने के लिए ऑप्शन दूंगा, 3 से 4 आपको वाक्य दे दूंगा जिसको कमेंट में आपको बताना होगा, ठीक है। चलिए देखिए यहां पे मैं देता हूं, मोहन अपने दोस्तों के साथ पढ़ने कभी नहीं जाता है, या कभी नहीं की जगह पर आप नहीं कर दीजिए, ठीक है। चलिए दोनों हम करा देते हैं, ठीक है। यहां पहले आप कभी नहीं का कर लीजिए, उसके बाद हम नहीं का कर लेंगे, ठीक है। तो पढ़ने कभी नहीं जाता है। चलिए एक वाक्य आपके सामने ऐसा आया है कि मोहन अपने दोस्तों के साथ, अब देखिए थोड़ा सा वाक्य क्या हो गया है, बड़ा हो गया है। अब आप घबरा जाओगे कि सर वाक्य तो बड़ा हो गया, अब कैसे करेंगे, सेम प्रक्रिया रहेगा, टेंशन ना, क्योंकि अदर फिर ईटीसी जो लास्ट में बचेगा उसको लास्ट में लिख देंगे। पहले आप इसको ध्यान दीजिए, मोहन कहां जाता है, साथ, किसके साथ जाता है, अपने दोस्तों के साथ, इतना तो आप भूल जाइए, अपने दोस्तों के साथ जाता है, इसको भूल जाइए। तो देखेंगे मोहन पढ़ने कभी नहीं जाता है, सिर्फ इतना बच रहा है, ठीक है। आप ये सोचिए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, ताहे मिल गया अंत में, ठीक है। अब टेंस बार बार आपको समझाना तो पड़ेगा नहीं, उम्मीद करता हूं। तो आप अपने दोस्तों के साथ, इतना आप भूल जाइए कि अभी वाक्य में ये दिया गया है, तो सिर्फ बच रहा है क्या, मोहन पढ़ने कभी नहीं जाता है, इतने का आप अनुवाद करिए। तो हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो कौन नहीं जाता है, मोहन नहीं जाता है, तो आप यहां पे लिखेंगे मोहन, ठीक है। कौन नहीं जाता है, मोहन नहीं जाता है, तो आप सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, क्योंकि बीच में कभी नहीं शब्द आया है तो दूसरे स्ट्रक्चर का हम लेंगे, यूज करेंगे, तो सब्जेक्ट होगा मोहन। अब क्या नहीं करता है, देखिए कभी नहीं के शब्द लिखेंगे, पहले हम इसकी मीनिंग नेवर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मोहन नेवर, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, क्या नहीं करता है, जाता है, ठीक है, कभी नहीं जाता है। तो नेवर के साथ एक वचन करता है, तो यहां पे हम यस या यस जोड़ देंगे, ओ है इसलिए यस जोड़ देंगे। तो मोहन नेवर गोज टू, कहां, पढ़ने, गोज टू रीड, ठीक है, पढ़ने का क्या होता है, रीड मीन पढ़ना। तो मोहन नेवर गो टू, या गो में क्या लग जाएगा, यस, क्योंकि नेवर के साथ यस लगता है, करता एक वचन हो तो करता एक ही वचन है क्योंकि किसी का नाम है। तो मोहन नेवर गोज टू रीड, उसके बाद किसके साथ जाता है, विथ के साथ का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, विथ, किसके साथ, अपने दोस्तों के साथ, तो विथ हिज फ्रेंड हो जाएगा, ठीक है। यहां पे क्या करेंगे, अपने के लिए हिज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर मैं होता तो माई का प्रयोग करते, लेकिन यहां पे मैं नहीं है, इसलिए आप मोहन को अपने के लिए क्या करेंगे, हिज, क्योंकि ये पुरुष है। अगर स्त्री होता, किसी स्त्री का नाम होता, अगर सीता होता तो यहां पे हर का प्रयोग होता है हिज की जगह पे, ठीक है। तो मोहन नेवर गोज टू रीड विथ हिज फ्रेंड, ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप, दोस्तों बोला है तो यहां पे यस लगा देंगे क्योंकि दोस्त बहुत सारे दोस्त होंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। चलिए एक दो ट्रांसलेशन मैं आपको देता हूं, जिसको मुझे कमेंट में बताना होगा आपको कि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप बता ही लेंगे, और नहीं समझ में आया होगा तो फिर
नहीं बता पाएंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम रहा करे तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं आपको यहां पे मैं आपको अनुवाद देता हूं। हम तुम्हें कभी नहीं धोखा देते हैं। ये पहला अनुवाद हो गया, ठीक है। पहला आपको कमेंट करना है, पहला लिखकर कमेंट करना है, इस तरीके से फर्स्ट लिखकर इसके बाद इसका ट्रांसलेशन करके मुझे कमेंट करना है, ठीक है। हम तुम्हें कभी नहीं धोखा देते हैं। दूसरा देखिए, ये आपका कमेंट करना है आपको, ठीक है। ये कमेंट करना है आपको, ध्यान दीजिए, मैं कमेंट में आपसे पूछ रहा हूं, इसको कमेंट करके आपको बताना है। हम तुम्हें कभी नहीं धोखा देते हैं। बच्चे घर पर नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। 2 हो गया। चलिए एक और लिख लीजिए, तीसरा लिख लीजिए। बच्चे घर पर नहीं पढ़ते हैं। धोखा देना चीट होता है, याद रखिएगा। मीनिंग में बता दूंगा अभी आपको। बच्चे घर पर नहीं पढ़ते हैं। तीसरा मैं आपको देता हूं, तुम संस्कृत नहीं, कभी नहीं कर दो यहां पे, ठीक है। कभी नहीं पढ़ते हो। तुम संस्कृत कभी नहीं पढ़ते हो। चौथा एक और ले लो, क्योंकि 2 कभी नहीं वाला हो गया तो एक नहीं वाला देते हैं, ठीक है। वे लोग, ठीक है, वे लोग गांव नहीं जाते हैं। चलिए दोस्तों, ये 4 वाक्य मैंने दिया आपको, कमेंट में बताना है, इसका ट्रांसलेशन करके मुझे कमेंट करना है। कमेंट जब करिएगा फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, इस तरीके से सामने उसका ट्रांसलेशन करके आप मुझे कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे ही पता चले जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको कहां तक समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए कुछ मीनिंग अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं बता देता हूं। हम तुम्हें कभी नहीं धोखा देंगे, तो चीट मीन्स होता है धोखा देना, ठीक है। तो यहां पे आप चीट कर देंगे, धोखा देना, ठीक है। क्लियर हो गया। और बच्चे घर पर नहीं पढ़ते हैं, तो बच्चे आप जानते हो चिल्ड्रेन, घर जानते हो होम, पढ़ना रीड जानते हो। तुम संस्कृत कभी नहीं पढ़ते हो, ये भी क्लियर है। वे लोग, तो वे लोग को आप दे लिख दोगे, ठीक है। दे लिख दोगे तो क्लियर हो जाएगा वे या वे लोग, ठीक है। आपको लोग की स्पेलिंग अलग से नहीं लिखनी होगी, लोग की मीनिंग अलग से आपको नहीं लिखनी है, तो सिर्फ आप लिख दीजिएगा वे लोग का दे, सिर्फ। और गांव तो जानते हो विलेज होता है, कहो तो लिख दें यहाँ पे, ठीक है। इसकी स्पेलिंग आपको लिख दीजिएगा विलेज, ठीक है। नहीं जाते, तो चारों का आपको कमेंट करके मुझे बताना है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से निगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर आपका फ्री में पूरा कोर्स कराया जा रहा है इंग्लिश ग्रामर का, वो भी घर बैठे आप पढ़ सकते हैं बिना 1 रुपए खर्च किए। तो दोस्तों हिचकिचाहट किस बात की, घबराना किस बात का, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बताओ, उनको जुड़ने के लिए बोलो, और घर बैठ के वो भी आसानी से पढ़ लें। अगर आपको बेस्ट लग रहा है, अच्छा लग रहा है मेरा बताना, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।